देश की गुलामी नहीं, देश का एक बहुत लंबा संघर्ष का इतिहास, सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, लगभग 1200 साल का ये इतिहास, जिसमें बहुत सारे वीर क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। इस लंबे काल में हमें मुगलों का इतिहास ये तो पढ़ा दिया गया आज़ादी के बाद, उसके पहले भी और बाद भी, परंतु जो वस्तु स्थिति है और वास्तविक इतिहास है, उन अज्ञात जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, ऐसे असंख्य शूरवीरों को आपके सम्मुख रखने का संकल्प लेके मैंने अभी जो आरंभ किया है वो 1857 से 1947 90 वर्ष वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का। कुछ वीर क्रांतिकारियों को मैंने आपके सम्मुख रखा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इससे पहले 2 दिन पहले जो मैंने आपके सामने जीवन चरित्र रखा, मैंने आपके सामने विदेशों में जाकर भारतीयों को संगठित कर, वहाँ की सरकारों से मिलकर फिरंगियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, सशस्त्र लड़ाई लड़ना, किसी भी तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने का युद्ध स्तर पर प्रयास करना, ये एक कार्य बहुत सारे लोगों ने किया विदेशों में जाकर। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद आज जो मैं आपके सामने नाम ला रहा हूं वो है रास बिहारी बोस। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों में श्री रास बिहारी बोस एक ऐसे अत्यंत कुशल राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने बंगाल से पंजाब तक अनेक स्थानों पर जा जा करके क्रांतिकारियों को संगठित किया। एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में रास बिहारी बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा। विदेश में जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना करना, उसका दायित्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपना, 34 वर्ष तक लगातार संघर्ष करते रहना, अंग्रेजों के विरुद्ध हर प्रकार का संघर्ष, लेकिन आखिर तक अंग्रेजों के हाथ में ना आना। अंग्रेजों ने उनको बंदी बनाने का सब प्रयास किया, सब प्रकार का इनाम भी घोषित किए उनके ऊपर, किसी तरीके से पकड़े जाए, परंतु उनका आखिर तक पकड़ा ना जाना। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं हम सभी के लिए वे एक अत्यंत अत्यंत प्रेरक महापुरुष थे। बाल्यावस्था में ही उनके मन में ये बात घर कर गई कि उनको भारतीय सेना में भर्ती होकर एक दिमाग में एक पिक्चर से बना ली कि भारतीय सेना में भर्ती होना है। उसके लिए वो घर से बाहर निकल जाते और जहां कहीं भी ऐसा कुछ पता चलता उसकी जानकारी लेते। बार बार ऐसा करने पर उनके पिताश्री ने कहा, उनको घर में रासू करके, रासू रास बिहारी बोस को संबोधित करते हुए, रासू तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ जाते हो, और ये फौज में भर्ती होने का ये जुनून, ये नशा तुम में कहां से आ गया है। तो रासू ने उत्तर दिया, पिताजी मैं भर्ती इसलिए होना चाहता हूं, आर्मी के अंदर जो भारतीय लोग हैं उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भावना जागृत की जाए। ये ट्रेंड लोग होंगे,
इन ट्रेंड लोगों को लेकर के मैं अपनी अलग से सेना बना करके फिरंगियों के विरुद्ध बड़ा युद्ध लड़ूंगा और इनको बाहर निकालने तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ये सुनकर स्वाभाविक रूप से पिताश्री ने बोला, अरे बाप रे, इतनी बड़ी अंग्रेज की राक्षस सत्ताशाही के खिलाफ रासू तुम कैसे लड़ोगे? ये असंभव है। और फिर तुम्हारा ऐसा करने से ये परिवार बहुत दुखी होगा। ये सुनकर रासबिहारी बोस ने क्या उत्तर दिया? कहा, पिताजी, देश को सुखी बनाने के लिए अगर कुछ घर दुखी होते हैं तो ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। एक के जीवन की सार्थकता तभी तक है जब वो अनेक के हित की सोचे, और कुछ लोगों का हित अगर उसमें कुर्बान होता है तो हो जाए। पर मुझे तो ये कार्य करना ही है, कितना ही कठिन क्यों नहीं है, मुझे तो ये कार्य करना ही है। भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए युद्ध स्तर पर, बड़े स्तर पर ये कार्य करना होगा। और फौज को मैंने इसलिए अपना प्लेटफॉर्म चुना है कि वहां जाकर के, अंदर जाकर के कुछ लोग मुझे तैयार मिल जाएंगे जो शस्त्र विद्या में भी निपुण होंगे और अंग्रेजों की हर चीज को वो जान भी चुके होंगे, और हम सब मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल बजाएंगे संघर्ष का, लड़ाई का। पिताजी ने रासू की ये बात सुनकर, यद्यपि अब उनको पता चल गया था कि ये बच्चा रुकने वाला नहीं है, ये नौजवान अब मैं रोक नहीं पाऊंगा इस राह से, मैं इसको कोई बेड़ी डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसका जुनून ऊंचे स्तर का जा चुका है। अब इसको भारत माँ की स्वतंत्रता के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा समझकर उसने बोला, पिताजी ने, रासू, यद्यपि मुझे शक है कि तुम इसमें सफल होगे, परंतु चूंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, पवित्र है, और ये बड़ी हिम्मत का काम है, साहस का काम है, जितना भी हो पाएगा मुझे संतोष रहेगा कि तुमने ये मार्ग खुद अपने लिए चुना है। फिर जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रहूंगा। ऐसा सुनते ही रासबिहारी बोस अपने काम में लग गए, और थोड़े ही दिनों के बाद 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली अंग्रेजों की एक राजधानी बनाने के लिए बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। लॉर्ड हार्डिंग उसमें आने वाले थे, और अंग्रेजों को था कि भाई ऐसे अवसर पर कोई क्रांति, कोई आंदोलन, कोई विद्रोह, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि 1857 की उस महासमर को, यद्यपि वो बहुत बड़े अत्याचारों के बाद दबा चुके थे, यद्यपि उन क्रांतिकारियों को उस समय 1857 के महान क्रांति में आशातीत सफलता नहीं भी मिली थी, तो भी वो समर कोई छोटा समर नहीं था, क्रांति कोई छोटी क्रांति नहीं थी। अंग्रेज डरे हुए थे, और उसके बाद अंग्रेजों ने डराने का काम जो किया कि ये भारतीय लोग कभी नाम भी ना ले पाए, ऐसा सोचने वाले, इस प्रकार से विचार करने वाले अंग्रेज लोग, अब उनको लगता था कि
अब 1912 तक ये सब, अब कांग्रेस भी बनी हुई है, वो आते हैं, मांगते हैं, हम कुछ दे देते हैं। तो इतनी बड़ी क्रांति, ऐसा इस अवसर पर कोई बहुत बड़ा आंदोलन ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉर्ड हार्डिंग जो है वो स्टेशन से चलकर चांदनी चौक होते हुए लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे, उनका ये रूट था। और रास बिहारी बोस ने इस अवसर पर कुछ अंग्रेजों को अपने हाथ दिखाने का निर्णय ले लिया। मास्टर अमीर चंद से मिलकर एक योजना बनाई कि इस प्रसंग पर, इस ओकेजन पर, इस राजधानी के कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर कुछ किया जाए। बसंत कुमार विश्वास को यह कार्य सौंपा गया। बसंत कुमार विश्वास बम बनाने का एक्सपर्ट था, निपुण था उस विद्या में। उसको दिल्ली में कूचा चेला के हनुमंत सहाय के घर में रखा गया। बसंत कुमार को लाकर बसंत कुमार ने स्त्री का रूप धारण करके बम अपने पास हाथ रख के वो स्त्रियों की जहां भीड़ थी उसके अंदर बसंत कुमार स्त्री वेश में शामिल हो गया और हाथी के ऊपर बैठा हुआ लॉर्ड हार्डिंग जब बढ़ रहा था, ऊंचाई पर था, जब बसंत कुमार ने बम फेंका तो वो बहुत ऊंचा होने के कारण शायद एग्जैक्ट और बस कुछ क्षण का फर्क रह गया कि वो सीधा बम उसके शरीर पर न टच करते हुए मामूली सा वो आगे निकल गया और बम थोड़ा सा पीछे पड़ा। क्षण का, एक क्षण का, उससे उसकी गर्दन और उसका कंधा, पीठ, ये सब जख्मी भी हो गए और वो बेहोश भी हो गया लॉर्ड हार्डिंग। और बसंत कुमार वहां से रफू चक्कर हो गए, निकल गए। स्त्री वेश में थे, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग के पीछे जमादार महावीर प्रसाद, उसकी इस बम कांड में मृत्यु हो गई। अब ढूंढा जाने लगा लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। इसी बीच लाहौर के अंदर, लाहौर में लॉरेंस गार्डन में एक अंग्रेज अधिकारी मिलने वाले थे और लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर यहां वार हो गया हुआ था। तो वो बड़े सतर्क थे कि ऐसा कुछ ना हो, अंग्रेज अधिकारी मिलने वाले हैं। वहां भी एक बम विस्फोट हो गया, वो भी इसी रास बिहारी बोस की योजना का ही एक अंग था। लाहौर में घर पकड़ शुरू हुई तो उसमें दीनानाथ नाम के व्यक्ति को पकड़कर इतनी पिटाई हुई। दीनानाथ यद्यपि सीधा बम ब्लास्ट करने वालों में से तो नहीं था, पर कहीं ना कहीं योजना का हिस्सा वो भी था। वो बहुत ज्यादा पिटाई सहन ना कर सकने के कारण कुछ जानकारी दीनानाथ से अंग्रेजों ने पाई और बसंत कुमार और उसके 3 साथी पकड़ लिए गए। बसंत कुमार के साथ ही इन तीनों साथियों को भी फांसी दे दी गई और ये चुपचाप वहां से, चूंकि रास बिहारी बोस के पीछे पुलिस, पता चल गया था कि सारे योजनाओं का कर्ता धर्ता सूत्रधार कौन है, तो ये वहां से निकल के वाराणसी चले गए। वहां भी कुछ क्रांतिकारियों का एक गढ़ था, उनसे संपर्क स्थापित किया। उनसे संपर्क स्थापित करके, लेकिन क्रांतिकारियों के
और क्रांतिकारी नेताओं के और स्पेशली रास बिहारी बोस को पकड़ने के लिए कई तरह के इनाम भी घोषित किए, वारंट निकाले। भारी इनाम घोषित करने के कारण पूरा देश का सारा सिस्टम अंग्रेजों का अलर्ट था और अपने बहुत सारे अनेक क्रांतिकारियों से विचार विमर्श करके वो वाराणसी में रहते हुए जो भी सारा कुछ कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को मिलकर के एक योजना बनाई। अमृतसर आके बैठ गए। योजना क्या बनी? पूरे देश के क्रांतिकारी जो जो भी हैं, जहां जहां भी हैं, वो अमृतसर आएंगे। गुलाब सिंह की धर्मशाला में ये बैठ गए। एक एक, दो दो, चार चार क्रांतिकारी पूरे दिन में, एक दिन में उनको मिलेंगे और ये सारा इस प्रकार का चल ही रहा था। विष्णु गणेश पिंगले नाम के एक क्रांतिकारी महाराष्ट्र के, वो भी इनको मिले और विष्णु गणेश पिंगले जो थे वो अमेरिका गए। यहां योजना बनाई इन्होंने बाकायदा और अमेरिका कनाडा से 6000 लोगों को शस्त्र देकर अलग अलग समय में भारत भेजने में वो सफल हो गए पिंगले। और ऐसा था कि 6000 लोग वो करेंगे और इधर भारतीय सेना भी विद्रोह कर देगी। परंतु हमारे ही एक कृपाल सिंह नाम के भेदिए ने, मुखबिर ने, जिस दिन ये सब करना था वो सूचना उन तक पहुंचा दी। तो भी ये निराश नहीं हुए। इन्होंने 2 दिन पहले करने का विचार कर लिया, लेकिन वो सूचना भी अंग्रेजों के पास पहुंच गई और इस प्रकार से बंदूकें, एम्यूनिशन, शस्त्र लगभग काफ़ी लोगों को अरेस्ट करके वो शस्त्र इकट्ठे कर लिए गए। अब शस्त्र भी काफ़ी चले गए, लोग भी काफ़ी जेलों में चले गए और इस प्रकार से रास बिहारी बोस की ये बड़ी योजना, जिसमें पिंगले जो थे, जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने जो योगदान दिया था, पंजाब से बंगाल तक के सारे क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ी योजना बना करके देश में एक समय में एक क्रांति की जो योजना बनाई थी, वो फिलहाल उसमें सफलता नहीं मिली। सारे क्रांतिकारियों ने मिल करके उनको ये कहा, रास बिहारी बोस को, कि अब उनको विदेश चले जाना चाहिए। भारत के अंदर उनका बचे रहना, अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहना कठिन है। इसलिए उनके नाम का टैगोर के नाम से जापान का एक टिकट निकाला गया और उनको जापान, टोक्यो चले जाने के लिए कहा गया। टोक्यो पहुंचने पर उनको ये मालूम हुआ कि शंघाई में राजदूत से मिलकर वहां से कुछ शस्त्र भारत में पहुंचाए जा सकते हैं और उसमें वो सफल भी हुए। 27 नवंबर 1915 को एक जनसभा का आयोजन किया गया टोक्यो में ही। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने भाषण दिया। इस अवसर पर उनका नाम जो था पीएन टैगोर, उससे हटकर रास बिहारी बोस के रूप में वो प्रकट हो गया। उन दिनों इंग्लैंड व जापान के संबंध अच्छे थे। उन दिनों अंग्रेज सरकार ने जापान से अनुरोध किया कि रास बिहारी बोस को अरेस्ट करके हमारे हवाले किया जाए। जब उनको ये पता चला तो वहां से वो जापान से भी निकलने का फैसला कर लिया।
परंतु जापान में रहते रहते जापान सरकार ने अपना एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर भी उनको असिस्ट करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि जापान से उनको सहायता मिल रही थी। जापान में भारत के महान क्रांतिकारी तारकनाथ दास और नरेंद्र नाथ महाचार्य, ये लोग अमेरिका में सक्रिय थे और जापान में रहते हुए उनसे भी संपर्क हो गया था, संबंध बन गए थे और भारत की स्वाधीनता हेतु सन 1924 में एक संस्था को जन्म दिया, जो बहुत आगे जाकर के हिस्टोरिकल भी हुई और टर्निंग पॉइंट भी बनी। उसका नाम रखा गया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वाधीनता परिषद। जापान ने 8 दिसंबर 1941 को इंग्लैंड व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। अब इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स थी उसका भी असर होना था। अंग्रेज यहाँ पर समर्थन में या पक्ष या विपक्ष में जो कुछ भी थे वो सारा असर होना था। और चूंकि इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा भाग था, हिस्सा था उस सारे के अंदर, जापान के प्रधानमंत्री तोजो को भारत की आजादी का समर्थक व सहायक बना दिया रास बिहारी बोस ने। और उसने एक भाषण में कहा भी था कि अगर हम इस युद्ध में जीत गए तो हम सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे और भारत को स्वतंत्र करेंगे। रास बिहारी बोस वहां से, अब जापान में उनका रहना मुश्किल हो रहा था, तो पूर्व एशिया के भारतीयों की सभाएं आयोजित करके वो निरंतर प्रयास व संपर्क स्थापित करके उनका संबंध इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जोड़ने लगे। इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए। रास बिहारी बोस ने उनको जापान बुलाया। 3 महीने से ऊपर की लंबी व खतरनाक पनडुब्बी की यात्रा के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए। रास बिहारी बोस उन दिनों सिंगापुर में जुटे हुए थे, वे भी टोक्यो पहुंच गए। टोक्यो पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उन्होंने स्वागत किया और रास बिहारी बोस ने जो उस समय सिंगापुर में जुटे हुए थे और टोक्यो आए थे, एक लक्ष्य रख करके सुभाष चंद्र बोस का स्वागत ही नहीं किया, एक समारोह में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक सैनिकों की सेना को आजाद हिंद फौज घोषित करके उन्हें उसका नेतृत्व भी प्रदान कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को उसका नेतृत्व मिल गया। आजाद हिंद फौज निरंतर संघर्ष, भागदौड़ व परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा घातक असर होने लगा। नवंबर 1944 प्रथम सप्ताह में सुभाष जब उनको मिलने गए, रास बिहारी बोस को जब मिलने गए तो उनकी हालत बहुत खराब थी। शरीर अंदर से बहुत कुछ सुभाष को दिख रहा था कि कुछ कह रहा है कि शरीर अब साथ नहीं दे पाएगा इनका। दुर्भाग्य से उनकी धर्मपत्नी
श्रीमती तोशिका बोस जापानी महिला थी। जापान में रहते रहते जिस परिवार में अंग्रेजों जापान के प्रधानमंत्री ने उनके रहने की व्यवस्था की थी, संबंध इतने अच्छे हो गए थे और वो भी भारत की स्वतंत्रता में वो परिवार भी तन मन धन से हृदय से लग गए थे, तो वहीं पर उनकी शादी भी हो गई थी और एक लड़का और एक लड़की भी वहीं पर इनके परिवार में आए। और पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद बेटा भी सुपुत्र मशोही भी संसार से चल बसे। रास बिहारी बोस बहुत बीमारी के कारण 1945 को वे भी संसार से चले गए। 25 अगस्त 1945 को। 15 अगस्त 1947 को देश स्वाधीन हो गया। इस स्वाधीनता के लिए जितने भी भारतीयों ने विदेशों में जाकर के जिस प्रकार के भी संघर्ष किए, बहुत लोगों ने किए, मैं एक एक करके सबको आपके सामने लाने वाला हूं। पर जो इन्होंने काम किया वो अत्यंत परिश्रमी, तेजस्वी और ज्वलंत विचारों के ऐसे व्यक्तित्व थे। यद्यपि महापुरुषों का हम मुकाबला नहीं करते, लेकिन लगातार 34 वर्ष तक अंग्रेजों के विरुद्ध देश में विदेश में सब प्रकार का बहुत बड़े पैमाने पर संघर्ष करने वाला, जूझने वाला और अंतिम श्वास तक अंग्रेजों का बंदी ना बनने वाला, उनकी पकड़ में ना आने वाला रास बिहारी बोस एक ऐसे महान व्यक्तित्व के मालिक थे जिनको आज हमने स्मरण किया। जय भारत।